हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो के माध्यम से जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे जो आपके आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट रहेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि ए ऑप्शन है लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। बी ऑप्शन है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। सी ऑप्शन है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक होता है। डी ऑप्शन है लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए अगर सुबह प्रातःकाल में लोहे के गुटके को छुआ जाता है तो ठंडा लगता है। लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है। इसके विपरीत लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। प्रातःकाल में मौसम ठंडा होता है, आप सभी लोग जानते हैं, तो ठंड के कारण लोहा ऊष्मा का सुचालक होने के कारण बहुत ठंडा हो जाता है और लकड़ी कुचालक होने के कारण कम ऊष्मा का निष्कासन कर ठंडी होती है क्योंकि इसमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता है। यही कारण है लोहा छूने से लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंडा लगता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं। ए ऑप्शन है अधिपादप, बी ऑप्शन है मरुदभिद, सी ऑप्शन है जलोदभिद, डी ऑप्शन है मध्यपादप। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन। शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को मरुदभिद कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, शुष्क जलवायु से अनुकूलित पौधे मरुदभिद कहे जाते हैं जबकि जल में रहने वाले पौधे जलोदभिद कहलाते हैं। जो सी ऑप्शन आपका दिया गया है जलोदभिद, तो जो जल में पेड़ पौधे रहते हैं उन्हें जलोदभिद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ था। ए ऑप्शन है ट्रायसिक काल में, बी ऑप्शन है जुरासिक काल में, सी ऑप्शन है क्रिटेशियस काल में, डी ऑप्शन है परमियन काल में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, स्तनधारियों का उद्भव ट्रायसिक काल में हुआ था। स्तनधारियों का उद्भव परमियम युग में हुआ था। ट्रायसिक काल वस्तुतः रेंगने वाले जीवों का युग माना जाता है। हालांकि निम्न कोटि के स्तनधारियों की उत्पत्ति इसी काल में हुई थी। जुरासिक काल सरीसृपों का काल कहा जाता है और इसी काल में डायनासोर का उद्भव हुआ था। क्रिटेशियस काल में कुछ स्तनधारियों और पक्षियों तथा फूल वाले पौधों का उद्भव हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। स्तनधारियों का जो सही से उद्भव माना जाता है स्तनधारियों का, तो वो परमियन काल में माना जाता है और ट्रायसिक काल में जो रेंगने वाले जीव हैं उनका उद्भव माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है। और ए ऑप्शन है एस ए नोड्स, बी ऑप्शन है ए वी नोड्स, सी ऑप्शन है हिस्की पोटली, डी ऑप्शन है कॉर्डे टेंडाल। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, एस ए नोड्स। पेसमेकर एक कृत्रिम यंत्र होता है। ये यंत्र हृदय की असामान्य गति को सामान्य बनाने के काम आता है। प्राकृतिक रूप से हृदय में साइनो एड्रिनल नोड मतलब कि ऐसे नोड्स पेसमेकर का कार्य करता है और इससे हृदय की साधारण गति 72 टू 80 प्रति मिनट बनी रहती है। लेकिन यदि किसी कारण से हृदय की गति 30 से 40 प्रति मिनट हो जाती है तो कृत्रिम पेसमेकर की सहायता से इस गति को बढ़ाया जाता है। और इसमें जो एवी नोड्स दिया है बी ऑप्शन में, एवी नोड जो होता है वो पेसमेकर नहीं कहलाता, वो कहलाता है पेस सेटर। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। ए ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, बी ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, सी ऑप्शन है एस्ट्रोजन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात मतलब पीरियड्स के बाद
किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन होता है इसका उत्पादन बंद हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नामक का हार्मोन पाया जाता है जो शुक्राणुओं के निर्माण तथा चलनशीलता के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी अगर होती है तो नपुंसकता जैसा रोग हो जाता है। महिलाओं में मुख्य हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन होता है जो मादा द्वितीयक लैंगिक अंगों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था के बाद महीनों में स्रावित होता है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के बाद एस्ट्रोजन का जो उत्पादन है वह समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? ए ऑप्शन है डाटा लिंक लेयर, बी ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर, सी ऑप्शन है सेशन लेयर, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। नेटवर्क फ्रेमवर्क में ओएसआई मॉडल में 7 लेयर पाई जाती हैं जिनका जो क्रम होता है वो इस प्रकार होता है। सबसे पहले आती है फिजिकल लेयर, फिर आती है डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। अतः फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में डेटा लिंक लेयर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ए ऑप्शन है भगवत गीता, बी ऑप्शन है अथर्ववेद, सी ऑप्शन है ऋग्वेद, डी ऑप्शन है मनु स्मृति। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जानते हैं। तो इसका जो विस्तार है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। 10वें मंडल में इसको देखने को, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख देखने को मिलता है जो कि सूर्य देव को समर्पित है। 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद अर्थात ऐसा वेद जो ऋचाओं से बद्ध हो। इस वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है और इसके बाद ये सूर्यदेव को समर्पित है। अथर्ववेद की अगर बात करें तो ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 20 अध्याय हैं और 730 सूक्त हैं। मनुस्मृति से उस समय के भारत के बारे में जानकारी मिलती है जो डी ऑप्शन में दिया गया है। मनुस्मृति से उस समय के भारत के बारे में जानकारी मिलती है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जानकारी मिलती है। जब भगवत गीता मूलतः श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का सार है जो निष्काम कर्म की को ही प्रमुखता प्रदान करता है। ये महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से जुड़ा है और इसके रचयिता ऋषि विश्वामित्र हैं। तो जितने भी इसमें ऑप्शन दिए थे उन सबके बारे में बता दिया गया। पहला ऑप्शन दिया गया भगवत गीता, फिर अथर्ववेद, ऋग्वेद और मनुस्मृति। तो मनुस्मृति के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो ये क्या है? तो ये उस समय के भारत की राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक जानकारी प्रदान कराती है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है जिसमें 20 अध्याय हैं, 730 सूक्त हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख देखने को मिलता है और ये जो मंत्र है ये सूर्यदेव को समर्पित है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है? ए ऑप्शन है विदेह मानव, बी ऑप्शन है इंद्र, सी ऑप्शन है मद्रास, डी ऑप्शन है अग्नि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, विदेह माधव को उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय जाता है। उत्तरी वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण की कथा शतपथ ब्राह्मण में दी गई है। इसके अनुसार विदेह माधव अपने पुरोहित गौतम रावगढ़ के साथ सदानीरा या आधुनिक गंडक के तट तक गया और उसका आर्यीकरण किया था। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन है आनंद, बी ऑप्शन है राहुलोभद्र, सी ऑप्शन है मक्खल गोशाल और डी ऑप्शन है उपाल। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक
मक्खल गोशाल को माना जाता है। मक्खलपुत्र गोशाल पहले महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद हो जाने पर उन्होंने महावीर का साथ छोड़कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया। आजीवक संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। उनका मत नियतिवाद या भाग्यवाद कहा जाता था, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। मनुष्य के जीवन पर उसके कर्मों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। महावीर के समान गोशाल भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे तथा जीव और पदार्थ को अलग अलग तत्व मानते थे। अगला क्वेश्चन है, अजंता की कला को इनमें से किसने परश्रय या सहायता दिया? ए ऑप्शन है चालुक्य, बी ऑप्शन है पल्लव, सी ऑप्शन है वाकाटक, डी ऑप्शन है गंगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। अजंता की कला को वाकाटकों ने परश्रय या सहायता दी थी। वे तत्कालीन शक्तिशाली गुप्त वंश के समकालीन थे। वाकाटक नरेश प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता, औरंगाबाद महाराष्ट्र तथा बाग ग्वालियर के समीप मध्य प्रदेश की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। अजंता गुफाओं का पता जॉन स्मिथ महोदय ने लगाया था। यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें 5 चैत्य हैं। सभी गुफाओं में चित्र बने थे, किंतु गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 के चित्र ही अवशिष्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन, चलो शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? ए ऑप्शन है समानता के अधिकार से, बी ऑप्शन है संपत्ति के अधिकार से, सी ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता से, डी ऑप्शन है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। भारतीय स्वतंत्रता संविधान में धर्म की स्वतंत्रता से आर्टिकल 25 संबंधित है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, अर्थात ऐसा राज्य जो सभी धर्मों के प्रति तटस्थता और निष्पक्षता का भाव रखता है। पंथ निरपेक्ष राज्य विचार पर आधारित होता है। राज्य का विषय केवल व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंध से है, किंतु व्यक्ति और ईश्वर के बीच संबंध से नहीं। यह संबंध व्यक्ति के अंतःकरण का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक सभी उपबंधों द्वारा सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का दृष्टिकोण सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए संविधान में निम्न उपबंध है: भारत का कोई धर्म नहीं, कोई राज्य धर्म नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? ए ऑप्शन है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, बी ऑप्शन है देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, सी ऑप्शन है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिष्ठा और अवसर की प्राप्ति के लक्ष्य के अतिरिक्त अधिकारों में अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 के उल्लिखित आधारित अधिकार समाज समानता से संबंधित हैं। समानता का अधिकार प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। अतः भारतीय संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता, राज्य के अधीन नौकरियों का सम्मान, अवसर और सामाजिक समानता प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है? ए ऑप्शन है आर्टिकल 13, बी ऑप्शन है आर्टिकल 17, सी ऑप्शन है आर्टिकल 18 और डी ऑप्शन है आर्टिकल 245। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान का
आर्टिकल 13 विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 13(2) की अगर बात करें तो ये राज्य में ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है तथा न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 13(3) के अनुसार विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत तथा अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत तथा अनुच्छेद 245 के अंतर्गत संसद संपूर्ण देश के किसी भी हिस्से के लिए राज्य विधानपालिका अपने राज्य या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय सरकार में राज्याध्यक्ष कौन होता है? ए ऑप्शन है निर्वाचित प्रतिनिधि, बी ऑप्शन है वंशानुगत व्यक्ति, सी ऑप्शन है मनोनीत व्यक्ति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। संसदीय राज्याध्यक्ष की अगर बात करें तो संसदीय शासन व्यवस्था में राज्याध्यक्ष निर्वाचित भी हो सकता है, वंशानुगत भी हो सकता है और मनोनीत भी हो सकता है। तीनों ही चीज़ें इसमें हो सकती हैं। जैसे भारत में निर्वाचित है जबकि ब्रिटेन में वंशानुगत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद बल देता है? ए ऑप्शन है शक्तियों के विभाजन पर, बी ऑप्शन है राज्यों की सुदृढ़ता पर, सी ऑप्शन है राष्ट्रीयताओं के समझौते के साथ पर, डी ऑप्शन है राष्ट्र की एकता पर। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इस प्रकार किया गया है कि संघ मजबूत रहे। इस प्रकार भारतीय संघ राष्ट्र की एकता पर बल देता है। ध्यातव्य है कि अमेरिकी संघ का निर्माण वहां के राज्यों ने नहीं किया, जबकि भारत संघ ही राज्य का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? ए ऑप्शन है नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, बी ऑप्शन है भारत के वित्त मंत्री, सी ऑप्शन है अधिकृत मंत्री, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका भी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो इनमें से तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संसद द्वारा निर्मित विधि के प्रावधानों के अनुसार ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। संसद को